Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जहां पर एक माइन में वर्कर्स काम कर रहे थे। उनके लिए एक डॉक्टर भी वहां मौजूद था जो वर्कर्स पर नजर रखता था। डॉक्टर को एक आदमी आकर बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को कुछ हवाएं महसूस हुई हैं और उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर यूरेनियम है। उन्हें काफ़ी खुशी होती है। फिर उन्होंने यहाँ बड़ी मशीनरीज के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये मशीनरी उसी दौरान अंदर की तरफ जाने लगती हैं, यानी वो एक केव में जा रही थी। फिर डॉक्टर अपनी टीम के साथ उस केव में जाते हैं। वहाँ पर जाकर उन्हें एक जाइंट एनिमल का स्केलेटन मिलता है। जब डॉक्टर उसे गौर से देखते हैं तो कहते हैं ये कोई स्केलेटन नहीं बल्कि एक रियल एनिमल है जो यहाँ पर सो रहा था और रोशनी की वजह से वो जिंदा हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो जाइंट एनिमल उस केव से निकलकर समंदर की तरफ चला गया है। दूसरी तरफ हम एक साइंटिस्ट को जापान में देखते हैं जो एक कॉल पर मसरूफ था। वो कह रहा था कि जिस जगह से वो एनिमल निकला है उस जगह से यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। इस जगह पर उसका एक प्लांट होता है। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपने प्लांट को बंद करना होगा। इतने में उसकी वाइफ आती है। वो साइंटिस्ट अपने बेटे फॉर्ड और अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अर्थक्वेक के जो शॉक्स आ रहे हैं उससे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, इस वजह से तुम मेरे साथ मेरे प्लांट में रहोगी और वहाँ मेरी टीम के लोग भी मौजूद हैं। फिर हम उस साइंटिस्ट को एक लैब में देखते हैं जो इस बात का पता लगा रहे थे कि असल में ये शॉक्स कहाँ से आ रहे हैं, मगर उनमें से किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। फिर वो सारी मशीनरीज को ऑफ कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता चल रहा था कि शॉक किस वजह से हैं और कहीं उससे इन्हें नुकसान न हो जाए। इसी दौरान वहाँ पर फिर से अर्थक्वेक आता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ आ चुकी थी। वो भागने की कोशिश करती है मगर तभी ब्लास्ट होने की वजह से एक टॉक्सिक गैस फैल जाती है जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो गैस पूरी तरह से केबिन में फैल चुकी थी। उसकी वाइफ डोर लॉक करने का कहती है ताकि ये गैस हर तरफ ना फैले और ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट को डोर लॉक करना पड़ता है। इस वजह से वो उदास हो जाता है क्योंकि वो चाहते हुए भी अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता। साइंटिस्ट की वाइफ उसे कहती है कि हमारे बेटे फॉर्ड का ध्यान रखना। हम देखते हैं कि रेडिएशन की वजह से पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर्ड ये सब अपने स्कूल से देख रहा था। अब 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फॉर्ड बड़ा होकर एक सोल्जर बन चुका था। ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापस आता है। अब वो मैरिड था। उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फोर्ड को अपने फादर से नफरत थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसकी मदर की डेथ एड की वजह से हुई है, मगर वाइफ के कहने पर वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। वो उन्हें वहाँ से लेकर आता है। घर आकर फॉर्ड के फादर उसे बताते हैं कि मेरे बेटे वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि इसके पीछे कुछ रेडिएशंस थी और इस चीज को हम अभी तक महसूस कर रहे हैं। फॉर्ड के डैड को इसीलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये उस जगह पर मौजूद था जहां पुलिस ने जाना बैन किया था। फॉर्ड के डैड कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने भी अजीब वॉइसेस को सुना है और उसने इस चीज को भी नोट किया है। मैं इस बारे में जरूर इन्वेस्टिगेट करूंगा और ये बात प्रूव करूंगा कि उस दिन जो ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। अब फॉर्ड अपने फादर के साथ उस जगह पर जाता है और वो लोग नोट करते हैं कि उस जगह पर किसी किस्म की टॉक्सिक गैस या रेडिएशन नहीं है। एक बार फिर से उन्हें पुलिस आकर पकड़ लेती है और जिस डॉक्टर को हमने स्टार्टिंग सीन्स में देखा था वो भी यहाँ पर मौजूद था। अब वो साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आखिर तुम बार बार इस जगह पर क्यों जाते हो। अब वो जो यहाँ पे करना चाहता है उसके बारे में उन्हें बता देता है। साइंटिस्ट की बातें सुनकर डॉक्टर को काफी हैरानी होती है क्योंकि इन बातों के बारे में उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। फिर वो एक काफी बड़ी स्टोन जैसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अचानक से वो स्टोन मूव करने लगता है तो वो इस पर इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक करते हैं। वो स्टोन टूट जाता है और उसमें से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। ये काफी जायंट था और लोगों पर इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि वो एनिमल खुद को आजाद करवा के प्लांट से बाहर आ जाता है। इस जायंट क्रिएचर के पर भी थे। वो उड़कर जाने लगता है। फिर वहाँ एक कैप्टन आता है और डॉक्टर को अपने साथ चलने का कहता है। डॉक्टर अपने साथ फॉर्ड और साइंटिस्ट को भी ले जाता है, मगर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें फॉर्ड के फादर काफी इंजर हो गए थे। फिर वहाँ पर पहुंचकर हैड कहता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं। जब जमीन की रेडिएशन कम हुई तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया था ताकि वहां से एनर्जी हासिल कर सके
और आज तक जिंदा है। इसका नाम गॉडजिला है। ये वो एनिमल है जिसको लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे और वो इसी तरह जापान में आ गया क्योंकि उसे एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर उसे ज़्यादा एनर्जी मिल सके। इस दौरान हम देखते हैं कि साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। इस बात से सभी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं कि आज उनकी मौत हुई है तो कल किसी और की मौत हो सकती है। हैज को कॉल आती है कि समंदर से अजीब सी रेडिएशंस आ रही हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एनिमल अब यहाँ आ गया है और वहाँ पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था क्योंकि वो खुद में एनर्जी लाना चाहता था, मगर उनको तो इसके अलावा किसी और चीज के भी साइन मिल रहे थे। फिर वहाँ पर कुछ लोग भेजे जाते हैं जो देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ा एनिमल बाहर आ रहा है। ये एनिमल वही खतरनाक क्रिएचर था जो अब सिटी में आ चुका था। सभी लोग उससे डर रहे थे। हम देखते हैं कि वो अपने साथ एक और क्रिएचर को भी ला रहा है। फिर एक टीम मेंबर कहती है कि काफी टाइम पहले हमें 2 बड़े से एग्स मिले थे और उनमें से एक एग हैच होकर एक एनिमल इस जापान प्लांट में चला गया था। हमें नहीं मालूम कि उस दूसरे एग का क्या हुआ। हमने उसे एक जगह पर रख दिया था। फिर कुछ लोग जाकर उस एग को देखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि उस एग में से एनिमल निकल कर कहीं चला गया है और यहाँ पता चलता है कि ये एग इसी खतरनाक क्रिएचर का था और वो किसी और सिटी में जाकर उसे तबाह कर रहा है। पुलिस उसे ढूंढने लगती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर दूसरे क्रिएचर की फुटेज देख रहे थे और वो लोग नोटिस करते हैं कि इसके तो पर ही नहीं है। फिर रिसर्च करके उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर फीमेल है और पहले वाला मेल क्रिएचर था क्योंकि फॉर्ड भी एक सोल्जर था। इस वजह से उसको हर जगह आर्मी के साथ भेजा जाता है। वो उन क्रिएचर्स को रोकने में दूसरों की हेल्प कर रहा था। कैप्टन बताता है कि क्रिएचर काफ़ी तबाही कर रहे हैं। हैच कहता है हमें उन्हें एक खतरनाक ऑब्जेक्ट से उड़ाना होगा। अब कैप्टन कहता है कि ये चीज़ तो उनको फ़ायदा पहुंचाएगी क्योंकि उन्हें तो न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है जो उन्हें और स्ट्रॉन्ग बना देगी। हेड कहता है कि क्या इसके सिवा कोई और ऑप्शन बाकी है, क्या हमें कोई रिस्क लेना होगा। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर खुद में रेडिएशन को पूरा करने के लिए समंदर के अंदर जा रहे थे क्योंकि समंदर की गहराइयों से उन्हें काफ़ी एनर्जी मिल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडजिला उनको मारने के लिए आ रहा था। फिर ये उस समंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब को भी अपने साथ रख लेते हैं। फॉर्ड उनके साथ था। वो बॉम्ब को एक बोट पर रखते हैं। तभी मेल क्रिएचर आकर बोट पर अटैक करता है और न्यूक्लियर बॉम्ब को वहां से लेकर चला जाता है। अब वो उस बॉम्ब को लेकर दूर जा चुके थे क्योंकि उन्होंने वो चीज़ हासिल कर ली थी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिल रही थी। अब हेड और टीम का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। वो कहते हैं कि शायद हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मगर हो सकता है कि गॉडजिला हमें बचा ले। अब हम उन क्रिएचर्स का सीन देखते हैं जो सिटी में काफ़ी तबाही कर रहे थे। तभी गॉडजिला वहां आ जाता है और आर्मी भी वहां पर मौजूद थी। गॉडजिला उस क्रिएचर के सामने आता है और उनमें फाइट होने लगती है क्योंकि ये सभी क्रिएचर्स काफ़ी जायंट और ख़तरनाक थे, जिसकी वजह से फाइट के दौरान काफ़ी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। सभी लोग पीछे हट जाते हैं। वहाँ सिर्फ मेल क्रिएचर ही था जिसकी वजह से गॉडजिला आसानी से फाइट कर रहा था। गॉडजिला उस मेल क्रिएचर को मारने ही वाला था कि इतने में फीमेल क्रिएचर आकर अटैक कर देती है। अब गॉडजिला उन दोनों से अकेले फाइट कर रहा था। गॉडजिला के लिए इन दोनों को मारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आर्मी ज़मीन के अंदर देखती है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा एग्स थे। फिर आर्मी एक बॉम्ब पर टाइम सेट करती है और वहां से बाहर आ जाती है। जल्द ही वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सभी एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो दोनों क्रिएचर ये देखते हैं तो उन्हें अपने एग्स की फिक्र होने लगती है। फिर वो गॉडजिला को छोड़कर एग्स की तरफ भाग जाते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट से गॉडजिला को ये फायदा होता है कि वो बॉम्ब की रेडिएशन अपने अंदर सोख कर लेता है। फिर गॉडजिला वो एनर्जी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक शॉक से उन दोनों क्रिएचर पर अटैक करता है। अब गॉडजिला और भी स्ट्रांग हो चुका था। वो अपनी पूरी ताकत से उन क्रिएचर्स के साथ लड़ रहा था। फिर गॉडजिला उनमें मेल क्रिएचर को मार देता है। ये देखकर फीमेल क्रिएचर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे इस बात पर भी गुस्सा था कि आर्मी ने उसके एग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फीमेल क्रिएचर फॉर्ड की तरफ बढ़ने लगती है, मगर गॉडजिला उसे पकड़ता है और अपना मुंह खोलकर सारी रेडिएशन उसके मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से फीमेल क्रिएचर को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो भी मर जाती है।
फॉर्ड भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था, मगर आर्मी उसे ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट डे हम गॉडज़िला को देखते हैं। लोगों को लग रहा था कि वो मर चुका है, मगर उसने थक कर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। असल में वो लेटा हुआ था। अचानक से वो उठकर समंदर की तरफ जाने लगता है। वो यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, बल्कि उसकी दुश्मनी तो उन दो खतरनाक क्रिएचर्स से थी और अब गॉडज़िला उन्हें मार चुका था, जिसकी वजह से वो चला जाता है। हम देखते हैं कि फॉर्ड अपनी वाइफ और बेटे के पास चला गया है और सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.